नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। 24 घंटे 24 रिपोर्टरों में आपका स्वागत है। देश का इकलौता ऐसा बुलेटिन जिसमें देश विदेश की हर खबर पर होती है हमारे रिपोर्टर्स की नजर। आज बुलेटिन में आप कौन कौन सी खबर देखने वाले हैं, उसकी एक छोटी सी झलक। कोलकाता में डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में क्या सबूतों को नष्ट करने की कोशिशें हुई, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं। पूरी डिटेल मनोज्ञा लोईवाल से जानेंगे। 11 साल से सलाखों में कैद आसाराम पहली बार जेल से बाहर आएगा। बलात्कार के दोषी को पैरोल मिली है, लेकिन किस ग्राउंड पर, यह स्टोरी अजातिका बताएंगे। लेकिन पहले आज की सबसे बड़ी खबर। कोलकाता में डॉक्टर रेप मर्डर केस की जांच अब सीबीआई करेगी। कोलकाता हाईकोर्ट ने केस सीबीआई को सौंप दिया है। कहा 5 दिन बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दुर्लभ मामलों में निष्पक्ष और सही जांच के लिए जरूरी है, लिहाजा मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज, सभी बयान और दूसरे रिकॉर्ड बुधवार सुबह 10 बजे तक सीबीआई को सौंप दिए जाएं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा है। आगे जो पार्ट को लेकर, जो मुद्दा लेकर मूवमेंट होगा, चीफ मिनिस्टर एज वेल एज हेल्थ मिनिस्टर शुड रिजाइन, त्याग पत्र दे दीजिए। हथरस में क्या हुआ था, प्रयागराज में क्या हुआ था, भाजपा का कोई लीडर की रिजाइन किया नहीं किया। इस बीच लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुए। रेजिडेंट डॉक्टरों ने काम बंद रखा। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, शिमला समेत करीब हर बड़े शहर में रेजिडेंट डॉक्टर सड़क पर उतरे, जिसकी वजह से मरीज परेशान रहे। डॉक्टर सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। हाईकोर्ट ने केस सीबीआई को सौंप दिया है, लेकिन यह साफ नहीं है कि डॉक्टर्स की हड़ताल कब खत्म होगी। हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप कुमार घोष के इस्तीफे और दूसरे कॉलेज में उनकी नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। पूछा, पुलिस ने अब तक उनसे पूछताछ क्यों नहीं की। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप के मामले में देश में आक्रोश है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है, लेकिन सीबीआई जांच से पहले क्या सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। ये जो तोड़फोड़ की तस्वीरें हैं, इन्हें उसी जगह का बताया जा रहा है जहां लेडी डॉक्टर से हैवानियत की गई। टूटी दीवारों और लटकते बिजली तारों वाला ये सेमिनार रूम है जहां वारदात हुई, और इसके ठीक बगल में यानी 10 मीटर से भी कम के दायरे में तोड़फोड़ शुरू हो गई है। इस पर वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फोरम ने सीबीआई को चिट्ठी लिख दी है। खास बात यह है कि सीबीआई कल सुबह 10 बजे से जांच शुरू करेगी, लेकिन उससे पहले ही अस्पताल में तोड़फोड़ सबूत मिटाने की साजिश की तरफ इशारा कर रही है। सवाल यह है कि सीबीआई की टीम पहुंचने के चंद घंटे पहले तोड़फोड़ का मकसद क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि लेडी डॉक्टर के साथ बेहद दरिंदगी की गई। सवाल यह भी उठ रहा है, क्या वारदात में एक से ज्यादा आरोपी शामिल हो सकते हैं? हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर आर पार के मूड में कांग्रेस। सेबी चीफ के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क पर उतरेगी पार्टी। सेबी चीफ माधवी पुरी बुच के इस्तीफे की मांग कर रही कांग्रेस ने 22 अगस्त को देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। सेबी प्रमुख के इस्तीफे और अदानी मामले में जेपीसी जांच की मांग को लेकर देश भर में कांग्रेस ईडी के दफ्तरों के सामने प्रदर्शन करेगी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति दोनों की ऑफशोर फंड्स में हिस्सेदारी थी, जिसका इस्तेमाल विनोद अडानी ने किया था। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि सेबी ने अडानी के मॉरिशस और ऑफशोर शेल संस्थाओं के कार्रवाई में रुचि नहीं दिखाई। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस सेबी चीफ का इस्तीफा मांग रही है। There will be a massive national level agitation on 22nd of August throughout the country. जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आने के बाद से ही कांग्रेस इस मामले में जेपीसी बनाने की मांग करती रही है। अब हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट के बाद एक बार फिर कांग्रेस जेपीसी की मांग जोर शोर से कर रही है। इस पे थोड़ा गहराई में आपके साथ इसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। ये फाइट से काम नहीं होगा। सड़क पर प्रदर्शन का ऐलान कर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में कतई नहीं है। कांग्रेस के रुख से साफ है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस अडानी के मामले को बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है।
दिल्ली में 15 अगस्त पर झंडा फहराने के मामले में आ गया है नया ट्विस्ट। केजरीवाल ने दिया आतिशी का नाम, लेकिन उपराज्यपाल ने लगाई कैलाश गहलोत के नाम पर मुहर। दिल्ली में 15 अगस्त को अब दिल्ली सरकार की तरफ से आतिशी नहीं बल्कि मंत्री कैलाश गहलोत झंडा फहराएंगे। आतिशी का नाम खुद सीएम केजरीवाल ने आगे बढ़ाया था, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली सरकार में गृह मंत्री कैलाश गहलोत को इसके लिए नॉमिनेट कर दिया। एलजी के प्रधान सचिव के मुताबिक राज्य स्तर पर होने वाले इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और गृह विभाग की होती है। इसलिए उपराज्यपाल ने दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को झंडा फहराने के लिए नामित किया। इससे पहले दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री गोपाल राय के आदेश को उन्हीं के विभाग ने खारिज कर दिया था। गोपाल राय ने लिखा था, मैं मुख्यमंत्री से मिलकर आया हूं। वो चाहते हैं कि 15 अगस्त पर छत्रसाल स्टेडियम में होने वाले समारोह में उनकी जगह मंत्री आतिशी झंडा फहराए। इसके अनुसार सभी जरूरी इंतजाम किए जाएं। लेकिन मंत्री गोपाल राय के इस आदेश को नियमों का हवाला देते हुए उन्हीं के विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी ने खारिज कर दिया। उन्होंने लिखा, जेल नियमों के तहत भी इस तरह का आदेश देना कानूनी रूप से वैध नहीं है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पवित्रता वाले राष्ट्रीय कार्यक्रमों को मनाने के लिए विस्तृत प्रावधान है। अगर इन प्रावधानों से अलग कुछ भी किया जाता है तो न सिर्फ उनकी गंभीरता कम हो जाएगी बल्कि वो वैधानिक भी नहीं रहेगा। कुछ दिन पहले ही 15 अगस्त पर झंडा फहराने के लिए अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को अधिकृत किया था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ी। सूबे का दौरा कर लौटी चुनाव आयोग की टीम कल गृह सचिव के साथ कर सकती है बैठक। 8 और 9 अगस्त को जम्मू कश्मीर का दौरा कर लौटी चुनाव आयोग की टीम बुधवार को गृह सचिव अजय भल्ला के साथ बैठक कर सकती है। बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात पर चर्चा हो सकती है। बैठक में जम्मू कश्मीर में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पर भी चर्चा हो सकती है। दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था। इसलिए चर्चा है कि गृह सचिव के साथ बैठक और जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था पर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आने के बाद सूबे में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। जम्मू कश्मीर में पिछला विधानसभा चुनाव साल 2014 में हुआ था। तब सूबे में पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार बनी थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में मतभेद की खबर आ रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस के नेताओं ने 5 सीटें मांगी हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर प्रभारी घोषित कर दिए हैं। 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए पहले समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने प्रभारी घोषित किए, तो कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर अपने प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के इस ऐलान से सवाल उठने लगे कि क्या विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा। इन सवालों को और मजबूती मिली जब कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी राजेश तिवारी के बयान आए। हमारी कोशिश है कि हम ये पूरे 5 की 5 सीटें जो है, क्योंकि 5 सीटें जो समाजवादी के पास रही है वो लड़े, और जो 5 सीटें जो समाजवादी के पास नहीं थी वहाँ कांग्रेस पार्टी लड़े। समाजवादी पार्टी ने जहां कटेहरी, मिल्कीपुर, फूलपुर, मझवा, सीसामऊ और करहल सीट पर प्रभारी घोषित किए हैं, वहीं कुंदर की, मीरापुर, खैर और गाजियाबाद सदर सीट पर प्रभारी घोषित नहीं किए हैं। सूत्रों के मुताबिक फूलपुर सीट को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस जहां फूलपुर सीट चाहती है, वहीं अखिलेश यादव ने इंद्रजीत सरोज जैसे पुराने और कद्दावर नेता को वहां का प्रभारी बनाकर ये साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी फूलपुर सीट पर कतई समझौता करने के मूड में नहीं। हत्या और बलात्कार का दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ गया है। 21 दिन की फरलो मिली है। वीडियो संदेश जारी कर कहा, जैसा सेवादार बताएं वैसा ही करना। 4 गाड़ियों के काफिले के साथ पुलिस राम रहीम को लेकर बागपत आश्रम पहुंची। काफिले के अंदर जाते ही मेन गेट बंद कर दिया गया। अनुयायियों को अभी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। 21 दिन की फरलो का वक्त पहले की तरह डेरा सच्चा सौदा आश्रम बरनावा में गुजारेगा। राम रहीम पर अपनी 2 शिष्याओं के साथ बलात्कार करने का दोष है और 2017 से रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। 4 साल में 8वीं बार जेल से बाहर आया है। बरनावा आश्रम पहुंचकर राम रहीम ने 23 सेकंड का वीडियो जारी किया। प्यारी साथ संगत जी, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके दर्शनों के लिए फिर से हाजिर हुए हैं। आप अपने अपने घरों में रहना है, किसी ने यहाँ पे नहीं आना। जैसे सेवादार भाई आपको बताएंगे, सेवादार जिम्मेवार आपको बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने सेवा करनी है। गुरमीत राम रहीम का 15 अगस्त को जन्मदिन भी है। वो अपने अनुयायियों के साथ सोशल मीडिया के जरिए अपना जन्मदिन मना सकता है। राम रहीम की तरह ही आसाराम भी जेल से बाहर आएगा। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में ताउम्र जेल की सजा काट रहे आसाराम को
पहली बार 7 दिन की पैरोल मिल गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम के इलाज के लिए 7 दिन की पैरोल मंजूर की है। आसाराम को उपचार के लिए पुलिस कस्टडी में महाराष्ट्र ले जाया जाएगा। पुणे के माधोबाग आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में इलाज होगा। इलाज का पूरा खर्च आसाराम ही उठाएगा। आसाराम की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। 10 अगस्त से जोधपुर एम्स में भर्ती है। आसाराम ने 2013 में शाहजहांपुर की एक छात्रा से रेप किया था। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 2013 में इंदौर से गिरफ्तार किया गया था। 25 अप्रैल 2018 में कोर्ट ने आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जोधपुर पुलिस की टीम 31 अगस्त 2013 को आसाराम को छिंदवाड़ा स्थित आश्रम से गिरफ्तार कर 1 सितंबर 2013 को जोधपुर ले आई। उसके बाद से लगातार आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है। 11 साल के दौरान आसाराम ने जेल से बाहर आने की हर तिकड़म आजमाई, लेकिन अब जाकर मेडिकल ग्राउंड पर 85 साल के आसाराम को जेल से बाहर आने का मौका मिला है। ईरान ने इजराइल पर एक बड़े हमले की तैयारी कर ली है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक किसी भी वक्त हो सकता है ये बड़ा हमला। इजराइल ने अपना डिफेंस मजबूत किया। ईरान की मीडिया में अब इस तरह के वीडियो जारी होना शुरू हो चुके हैं। ईरान की पब्लिक को युद्ध वाली सिचुएशन के लिए तैयार किया जा रहा है। बार बार सेना के शौर्य की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। हैशटैग ईरान वॉर के नाम पर मिसाइलों से लेकर रॉकेट और डिफेंस सिस्टम के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध का नया माहौल बनाया जा चुका है। तेहरान में हमास चीफ की हत्या के बाद ईरान पहले ही कह चुका है कि इस बार इजराइल हिट एंड रन करके बच नहीं सकता। इस बार उसे हमारी मिसाइलों से टकराना होगा। कहा जा रहा है कि ईरान के वीडियो इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि हमले को जस्टिफाई किया जा सके। कुछ और खबरों ने मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा दिया। कहा जा रहा है कि ईरान बहुत बड़ा मिलिट्री बिल्डअप तैयार कर रहा है। इजराइल की सेना हाई अलर्ट पर है। इजराइल ने अजरबैजान और जॉर्जिया से अपने सैनिकों को बुलाया है। दावा किया गया है कि ईरान एक साथ 1500 बैलिस्टिक मिसाइल दागेगा। खबर ये भी है कि ईरान सीरिया और इराक में अमेरिकी बेस को निशाना बना सकता है। इजराइल ने अपनी सुरक्षा तैयारियों के बीच ईरान को क्लियर कट चेतावनी दे दी है। इजराइल ने कहा है कि वो ईरान के हमले का पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे। ईरान और इजराइल के टकराव के बीच अब रूस और अमेरिका दोनों खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। जहां रूस ने ईरान को सैन्य मदद देने का वादा किया है, तो वहीं अमेरिका ने इजराइल के लिए भेज दिए हैं युद्ध पोत। क्या आने वाले दिनों में इजराइल को घेर कर जंग होगी? यमन, सीरिया, ईरान, लेबनान, हमास सब मिलकर इजराइल पर बारूद बरसाएंगे। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें ट्रेंड कर रही हैं। कहा जा रहा है कि ईरान लाल सागर से लेकर उत्तरी इजराइल तक अपने साथियों के साथ मिलकर बड़ा अटैक करेगा। इरादे की भनक अमेरिका को है, इसलिए इजराइल का साथ देने का फैसला किया और जॉर्जिया नाम की अपनी गाइडेड मिसाइल सबमरीन को लाल सागर में उतार दिया। इसके अलावा अमेरिकी रक्षा मंत्री ने एडिशनल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और मिसाइल को निशाना बनाने वाले वॉरशिप्स को भी मिडिल ईस्ट में तैनात करने का आदेश जारी कर दिया है। कहा जा रहा है कि ये तेजी से लाल सागर की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ रूस भी ईरान और उसके साथियों के साथ नजदीकी बढ़ा रहा है। मॉस्को में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास का दौरा हुआ। इस दौरान खबर है कि रूस अब ईरान को S-300 के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम भी दे रहा है और ईरान इसके बदले रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें भेज रहा है। We are deeply concerned by reports that Iran is planning to deliver hundreds of ballistic missiles to Russia, and we continue to communicate with our European partners and allies regarding potential measures we may take. जंगी माहौल के बीच 5 देशों ने ईरान से अपील की है कि वो इजराइल पर हमला ना करे, तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने ऐलान कर दिया कि युद्ध की स्थिति में वो ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है। क्या मिडिल ईस्ट की जंग महायुद्ध का रूप ले सकती है? ईरान से तनाव के बीच लेबनान अब इजराइल के खिलाफ खुलकर जंग के मैदान में आ चुका है। 7 दिन में तीसरी बार नॉर्थ इजराइल को निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर लेबनान के हमले का ये वीडियो सर्कुलेट हुआ है। बताया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में आर्मी बेस को निशाना बनाया। बाद में स्टेटमेंट जारी किया कि गियाटन में इजरायली सेना के 146वें डिवीजन को निशाना बनाया गया। वहां बने आर्मी हेडक्वार्टर में कत्यूशा रॉकेटों की बौछार की गई।
द टाइम्स ऑफ इसराइल ने इस हमले की पुष्टि की। इसराइल की ओर से हमास के एक वरिष्ठ कमांडर की हत्या का दावा करने के बाद ये हिजबुल्लाह का पहला बड़ा हमला माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कम से कम 30 रॉकेट दागे गए और फिर भी ये कहा कि इसराइल का आयरन डोम इस अटैक को काउंटर करने में नाकाम साबित हुआ। अभी तक इसराइल का फोकस साउथ की तरफ था, लेकिन जब से गोलन हाइट्स में रॉकेट हमला हुआ उसके बाद से इसराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लेबनान की राजधानी बेरूत में भी हवाई हमला किया था। हम जानते हैं कि किस तरह लेबनान पर, गाजा पर या फिर मिडिल ईस्ट पर सरप्राइज अटैक करना है, फिर चाहे वो जमीन पर हो या फिर जमीन के नीचे। इस बीच इसराइल को अंदेशा है कि हिजबुल्लाह के लिए राडवान फोर्स ग्राउंड अटैक भी कर सकती है। इसराइल को लगता है कि बड़े हमले के लिए ट्रेनिंग लेबनान में चल रही है। साउथ इसराइल के वॉर जोन में बम बारूद का शोर नहीं थम रहा। इसराइल ने हमले का एक वीडियो जारी किया है, तो वहीं हमास का कहना है कि अब इसराइल बच्चों को टारगेट कर रहा है। 312 दिनों से गाजा पट्टी में किस तरह के हालात बने हुए, इसराइल की तरफ से किस इंटेंसिटी का हमला हो रहा है, इजरायली सेना ने इसका एक और सबूत रिलीज कर दिया है। दावा किया गया है कि इस बार भी खान यूनुस इलाके के अंदरूनी हिस्सों में हमास के लड़ाकों का सफाया किया गया। हालांकि वीडियो की टाइमिंग काफी अहम है, क्योंकि ये तस्वीरें उस वक्त सामने आई जब फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कतर और इजिप्ट ने एक संयुक्त बयान जारी किया। कहा कि अब 10 महीने में गाजा में जारी जंग रोकी जानी चाहिए। 5 देशों ने हमास से इजरायली बंधुओं को छोड़ देने की अपील की है, क्योंकि गाजा से लगातार परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलिस्तीन का आरोप है कि इजराइल लगातार उन इलाकों को निशाना बना रहा है जहां आम नागरिक मौजूद हैं। फिलिस्तीन के मुताबिक 2 दिन पहले इजरायली अटैक में 100 से ज्यादा लोग मारे गए, इसमें ज्यादातर बच्चे हैं। दावा यह भी है कि अब भी मलबे के अंदर से शवों को निकालने का सिलसिला जारी है। इधर रूस ने फिलिस्तीन की हर संभव मदद का भरोसा जताया है। मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने फिलिस्तीनी काउंटर पार्ट से मॉस्को में मुलाकात की। पुतिन ने कहा कि वो गाजा की सिचुएशन को करीब से फॉलो कर रहे हैं। रूस ने फिलिस्तीन को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पिछले साल ये जंग हमास ने शुरू की थी, जब 7 अक्टूबर को हुए हमले में इजराइल के 1200 से ज्यादा नागरिक मारे गए थे। गाजा का बयान है कि इसके बाद इजरायली हमले में 40,000 लोग मारे गए, जिसमें 16,000 तो बच्चे हैं। रूस यूक्रेन वॉर जोन से आज एक बड़ी खबर आई। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के 100 वर्ग किलोमीटर इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। रूस का दावा, सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है। 6 अगस्त के बाद से रूस और यूक्रेन की जंग का फोकस रूस के बॉर्डर वाला कुर्स्क इलाका बन चुका है। यूक्रेन ने सरप्राइज अटैक के साथ कुर्स्क में अपने सैनिक भेजे। धीरे धीरे सैनिक आगे बढ़ते चले गए और रूस के एक बहुत बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया। अब कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि यूक्रेन ने रूसी सैनिकों को कई चौकियों से खदेड़ दिया। पहले 2 गांव पर कब्जा किया था, अब 28 गांव पर कब्जा करने की बात सामने आ रही है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इसे यूक्रेन की उकसाने वाली हरकत बताया है। उन्होंने अपने डिफेंस ऑफिसर्स को ऑर्डर दिया है कि वो रूस के इलाके से यूक्रेन आर्मी को पूरी तरह से खदेड़ दे। असल में पुतिन को ये ब्रीफिंग दी गई थी कि यूक्रेनी हमले में सैनिकों के साथ 12 नागरिक भी मारे गए और यूक्रेन की आर्मी रूस में 30 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है। 386 वर्ग मील इलाके पर कब्जा कर लिया। इस बीच 1 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है और अब भी 2000 लोग ऐसे हैं जो यूक्रेनी सेना के कंट्रोल वाले इलाके में हैं। इस जंग में अब तक रूस को एडवांटेज था, लेकिन नाटो देशों के हथियारों की मदद के बाद अब यूक्रेन फ्रंट फुट पर आ चुका है। खबर है कि अमेरिका ने एक बार फिर से यूक्रेन के लिए डिफेंस पैकेज का ऐलान किया है। बांग्लादेश की तरह क्या यूक्रेन में भी होगा तख्ता पलट? रूसी खुफिया विभाग का दावा, यूक्रेन वॉर के बीच अमेरिका यूक्रेन में बना रहा है तख्ता पलट का प्लान। जिस दौरान रूस और यूक्रेन के बीच जंग नए टर्निंग पॉइंट पर पहुंच गई है, जब यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ ऑफेंसिव एक्शन कर रही है, रूस को घर में घुसकर जवाब दिया जा रहा है, तब रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस की तरफ से ये कहा गया है कि अब ज़ेलेंस्की की सत्ता किसी भी वक्त जा सकती है, क्योंकि अमेरिका ज़ेलेंस्की के अड़ियल रवैये से तंग आ चुका है। रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस की रिपोर्ट कहती है अमेरिका ने ज़ेलेंस्की के खिलाफ कैंपेन चलाने की तैयारी कर ली है ताकि उन्हें सत्ता से बेदखल किया जा सके। अमेरिका ज़ेलेंस्की को किसी दूसरे नेता से रिप्लेस करने पर विचार कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन यूरोप के लिए काले धब्बे की तरह बनता जा रहा है। रूसी इंटेलिजेंस के मुताबिक ज़ेलेंस्की के रिप्लेसमेंट के तौर पर यूक्रेन के पूर्व गृह मंत्री आर्सेन आवाकोव का नाम आगे आ रहा है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि ज़ेलेंस्की को सत्ता से बेदखल करने के बाद जंग खत्म करने के लिए रूस के साथ नए सिरे से बातचीत हो सकती है। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि अमेरिका समेत दूसरे मुल्कों ने जो हथियार यूक्रेन को दिए
उसे लेकर शर्त ये थी कि यूक्रेन अपनी हिफाजत के लिए इन्हें इस्तेमाल करेगा, न कि रूस के अंदर जाकर हमला करने के लिए। मगर यूक्रेन अब इन्हीं हथियारों के साथ रूस में दाखिल हुआ, इसीलिए रूस सीधे तौर पर अमेरिका और जर्मनी समेत नाटो को दोषी बता रहा है। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार को लेकर भी रूस के खुफिया विभाग की तरफ से इसी तरीके की एक रिपोर्ट जारी की गई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेरिका शेख हसीना सरकार को गिराने की साजिश रच रहा है और आखिरकार ऐसा हो भी गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के बीच मोहम्मद यूनुस ने मंदिर का दौरा किया। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर ने कहा, लोकतंत्र में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। बांग्लादेश में नई सरकार के मुख्य सलाहकार की ये तस्वीरें उस वक्त आई हैं जब बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ हिंसा के केस लगातार बढ़ रहे हैं। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ढाका में ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचकर यूनुस ने बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद और महानगर सर्वजन पूजा समिति के लोगों से मुलाकात की। मंदिर के मैनेजमेंट बोर्ड और भक्तों से भी मीटिंग की। कई लोगों ने उन्हें हिंदुओं के खिलाफ हिंसा घटनाओं की जानकारी दी। लोगों से बातचीत के दौरान यूनुस ने कहा कि हम सभी एक हैं और सभी के लिए अधिकार समान है। यूनुस ने लोगों से पहले उन्हें काम करने का मौका देने और उसके बाद उन्हें जज करने की बात कही। यूनुस का मंदिर दर्शन कार्यक्रम दोनों धर्मों के लोगों के बीच शांति व्यवस्था कायम करने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि जिस वक्त मोहम्मद यूनुस मंदिर गए थे, उसी के थोड़ी देर बाद हिंदू समुदाय के कई लोग ढाका में स्टेट गेस्ट हाउस के सामने इकट्ठा हुए। 5, 6 और 7 अगस्त को हुई हिंसा के बीच जो लोग गायब हो गए, उनकी जानकारी मांगी। हालांकि यूनुस के घर के बाहर आर्मी तैनात है, लिहाजा जब ये लोग आगे बढ़े तो आर्मी से झड़प हो गई। आर्मी ने उन्हें पीछे धकेल दिया। इस बीच तख्ता पलट के बाद पहली बार शेख हसीना का बयान सामने आया है। शेख हसीना ने बांग्लादेश के लोगों से शांति की अपील की है। बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद हिंदुओं के खिलाफ 200 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। बांग्लादेश सरकार में गृह विभाग के सलाहकार ने हिंदुओं से माफी भी मांगी। कहा, आपका सुरक्षा करना हमारा फर्ज था, हम निभा नहीं पाए। शिमला में 4 लेन हाईवे के लिए बन रही टनल के ऊपर हुआ भूस्खलन। हादसे के बाद सुरंग का मुहाना मलबे से पट गया। पहले सुरंग के मुहाने का ऊपरी हिस्सा धीरे धीरे दरकने लगा और फिर ऊपर का हिस्सा अचानक भरभराकर नीचे आ गिरा। इस भूस्खलन से वहां अफरा तफरी मच गई। सुरंग का एंट्री पॉइंट मलबे से पट गया। गनीमत ये रही कि टनल में काम कर रहे कर्मचारियों और मशीनरी को पहले ही बाहर निकाल लिया गया था। इस वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लैंडस्लाइड की ये घटना शिमला में हुई, जहां कालका से शिमला के लिए बन रहे 4 लेन के तहत ढली संजौली के बीच ये सुरंग बनाई जा रही है। सोमवार शाम से ही सुरंग के ऊपर से पत्थर और मिट्टी गिरनी शुरू हुई। इसके बाद एहतियातन सुरंग में खुदाई का काम रोक दिया गया। आज सुबह टनल के एंट्री गेट पर यह भूस्खलन हो गया। पहाड़ में 4 लेन बनाने के लिए करीब 400 मीटर लंबी सुरंग खोदी जा रही है। ये काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से किया जा रहा है। मुंबई में रील बनाने के लिए खतरनाक स्टंट के वीडियो अपलोड करना एक युवक को पड़ गया भारी। मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। कभी सेल्फी पॉइंट से जंप, कभी बस स्टॉप के ऊपर से जंप, कभी रफ्तार से दौड़ती टैक्सी की छत से जंप, कभी मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों से साइकिल दौड़ाने का स्टंट। ऐसी खतरनाक स्टंटबाजी की जान जाने का खतरा पैदा हो जाए और देखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाए। और किस लिए? सिर्फ सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज बढ़ाने और फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। इंस्टाग्राम पर ऐसी स्टंटबाजी की रील अपलोड करने वाले 20 साल के युवक मेहुल पालजी राजानिया के खिलाफ बॉम्बे पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। चेंबूर इलाके के रहने वाले मेहुल के इंस्टाग्राम पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। जब पुलिस ने इसे धर दबोचा तो पता चला कि ये लोग मुंबई की सड़कों पर रात को स्टंटबाजी के ये वीडियो बनाते रहे हैं। मेहुल के साथ अंधेरी का रहने वाला अमन, गोरेगांव का जय राजेश गुप्ता और अंधेरी का विवेक भी शामिल है, जो अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। रील अपलोड करने वाला मेहुल जब पुलिस के शिकंजे में आया तो लोगों से ऐसे खतरनाक स्टंट न करने की अपील करने लगा। मेरी ऐसी स्टंट वाली वीडियो देखकर आप करने की कोशिश ना करें, इससे आपकी जान जा सकती है, आप हैंडीकैप हो सकते हो। तो मेरी सबसे यही विनती है कि ऐसे डेंजरस स्टंट आप ना करें। पुलिस पूछताछ में पता चला कि ये लड़के स्टंटबाजी के लिए किराए की टैक्सी का इस्तेमाल करते थे। बेंगलोर में एक चौंकाने वाला हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार वॉल्वो बस ने एक के बाद एक कई गाड़ियों में टक्कर मार दी। पूरा एक्सीडेंट डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ। सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रही बीएमटीसी की वॉल्वो बस है, जो बेंगलोर के हेब्बल फ्लाईओवर पर थी। ट्रैफिक ज्यादा होने से बस की रफ्तार कम थी। धीरे धीरे बस आगे बढ़ती है। बस के दाएं बाएं से कई और गाड़ियां भी निकल रही हैं। इसी दौरान धड़ाम की आवाज आती है और फिर बस सबसे पहले एक बाइक को टक्कर मारती है। उसके बाद कई और बाइकों और कारों को भी टक्कर मारती है।
सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बस का ड्राइवर ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन बस की ब्रेक नहीं लग पाई। बस एक कार के आड़े आने पर ही रुकी। कार में सवार यात्री बाल बाल बच गए। हादसा सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक सन 2023 में शहर में 4,974 सड़क हादसे हुए, वहीं सन 2022 में यह संख्या 3,823 की थी। इससे साफ जाहिर है कि शहर में यातायात दुर्घटनाओं की संख्या में करीब 30% का इजाफा हुआ। बारिश से बिहार में कई नदियां उफान पर। सुपौल में, कोसी में बहे घर, पूर्णिया में कई गांव बने टापू। हर तरफ पानी पानी और घर का बचा हुआ हिस्सा। ये तस्वीर सुपौल के कुखनाहा गांव की है। यहाँ कोसी के उफान में कई घर बह गए। लोग बचा हुआ सामान निकालकर सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। कतौ राखे वाला व्यवस्था नहीं है, खाए वाला कोनो समस्या नहीं है, कोई देखे वाला नहीं है। 30 से 40 घर कोसी नदी में विलीन हो चुके। भगवान भरोसे दो नदी के बीच में लोग जी रहे हैं। मूसलाधार बारिश से पूर्णिया के रुपौली, बायसी और अमौर में नदियां उफान पर हैं। कोसी में पानी बढ़ने से नदी के आसपास 6 गांव टापू बन गए हैं। अमौर में कनकई, महानंदा, परमान का पानी 15 से ज्यादा गांव में घुस गया है। 20 गांव कटाव का खतरा झेल रहे हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर घट रहा है, फिर भी 65 घाट अभी डूबे हुए हैं। लखीमपुर में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से 5 तहसीलों के 250 गाँव में पानी भर गया है। इस सीजन में यूपी के 33 जिले अब तक बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। मौसम विभाग ने यूपी और बिहार में अगले 6 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया है। एक हफ्ते बाद मानसून ब्रेक जैसी कंडीशन बन सकती है। भारी बारिश से राजस्थान के बूंदी में बिगड़े हालात। रिहायशी इलाकों में पानी भरा। मध्य प्रदेश के मुरैना में आबादी को बचाने के लिए तोड़ा गया नहर का बांध। बूंदी में 24 घंटे में 7 इंच बारिश हुई है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। भारी बारिश को देखते हुए जिले में 12 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। भजनेरी नदी में पानी आने से कई रास्ते बंद गए। भजनेरी गांव नदी से पानी आने से 2 हिस्सों में बंट गया। नदी पर बन रही पुलिया का पिलर भी पानी में डूब गया है। देही कस्बे की कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। राजस्थान में बारिश थमने से करौली के हिंडौन में लोगों को थोड़ी राहत मिली। यहाँ भारी बारिश के रिहायशी इलाकों और बाजारों में पानी भरा है। कुछ घंटों की बारिश से ही शिवपुरी में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कें लबालब हो गई और कई कॉलोनियों में पानी भर गया। ग्वालियर, चंबल और जबलपुर संभाग में मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश के बाद श्योपुर में सीप नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। मुरैना में भारी बारिश के बाद चंबल की मुरैना ब्रांच कैनाल की दीवार तोड़ दी गई। इससे टोंगा तालाब का बांध भी टूट गया। टोंगा तालाब फूटने से सबलगढ़ के कई गांवों में पानी भर गया। मुरैना सबलगढ़ रोड पर भी पानी भर गया। सबलगढ़ तहसील में खेतों में पानी घुस गया। बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने घर की छतों पर शरण ली। मध्य प्रदेश में अब तक 27 इंच पानी बरस चुका है। वहीं राजस्थान में भी अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद अब अजित पवार को हो रहा है पछतावा। अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को मैदान में उतारने का फैसला बताया गलत। शरद पवार की बेटी और अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले को हराने के लिए एडी चोटी का जोर लगाने वाले अजित पवार का 2 महीने में ही हृदय परिवर्तन हो गया है। सुप्रिया के खिलाफ वो अपनी पत्नी सुनेत्रा को नहीं जीता पाए, तो अब वो अफसोस की मुद्रा में है कि उन्हें सुप्रिया के खिलाफ उम्मीदवार नहीं देना चाहिए था। एक इंटरव्यू में अजित पवार ने कहा, मुझसे उस वक्त जरा गलती हो गई, घर में राजनीति नहीं लानी चाहिए थी। मुझे अपनी बहन के खिलाफ सुनेत्रा को चुनाव में नहीं उतारना चाहिए था, लेकिन उस वक्त पार्टी के संसदीय बोर्ड ने निर्णय लिया, एक बार तीर कमान से निकल जाए तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन रक्षाबंधन के दिन सुप्रिया से मिलने जाऊंगा। महाराष्ट्र में कुछ ही महीने के भीतर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो कि अजित पवार वाली एनसीपी के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनकी हवा निकल चुकी है। अजित पवार अब महाराष्ट्र के जनसम्मान यात्रा निकल रहे हैं। अजित पवार के इस बयान से क्या राजनीतिक संकेत है, ये आने वाले दिनों में पता चलेंगे, लेकिन इस बयान से शरद पवार के स्टैंड को और भी मजबूत कर दिया है। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में टीचर अब बच्चों को किसी भी तरह का दंड नहीं दे पाएंगे। चिकोटी काटने से लेकर थप्पड़ मारने तक की मनाही होगी। बच्चों को स्कूल में मुर्गा भी नहीं बना पाएंगे शिक्षक। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए नियम जारी कर दिए। बच्चों को फटकारना, परिसर में दौड़ाना, चिकोटी काटना, चाटा मारना, घुटनों के बल बैठाना, क्लासरूम में अकेले बंद करना जैसी सजा को प्रतिबंधित किया गया है।
अगर कोई शिक्षक किसी छात्र को सजा के रूप में क्लासरूम में अकेले बंद कर देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग के नए नियम नए सत्र से लागू हो जाएंगे। हर स्कूल में एक शिकायत पेटिका होगी जिसमें छात्र अपनी शिकायती चिट्ठी दे सकेंगे। अभिभावक शिक्षक समिति नियमित रूप से इन शिकायतों की सुनवाई करेंगे। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800893277 पर कंप्लेंट की जा सकती है। स्कूलों के नोटिस बोर्ड पर इस नंबर को चस्पा किया जाएगा। दुनिया के कई देशों में बच्चों को पनिशमेंट से बचाने के लिए कड़े कानून हैं। बच्चों के खेलने से लेकर उनके आराम करने तक का समय निर्धारित है। चीन में तो बच्चों की गलती पर पेरेंट्स को सजा देने तक का प्रावधान है। सहारनपुर में बदमाश को पकड़ने गई यूपी पुलिस पर गांव वालों ने हमला कर दिया। गांव वालों ने आंखों में मिर्च झोंककर इसमें तस्कर को छुड़ा लिया। महिला दरोगा समेत 6 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। हंगामे की ये तस्वीरें सहारनपुर के नकुड़ इलाके की हैं। घाटमपुर गांव में पुलिस जावेद नाम के तस्कर को गिरफ्तार करने गई थी। एनडीपीएस के मामले में फरार चल रहे जावेद और टीकू को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम तस्कर को थाने ले जाने लगी तो गांव वालों ने पुलिस टीम को घेर लिया। जावेद के परिवार वालों ने पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्च झोंक दी। ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों को पकड़कर मारपीट शुरू कर दी। कई पुलिस कर्मियों की वर्दी तक फाड़ दी गई। बाद में 2 थानों से फोर्स बुलाई गई, तब हालात काबू हो गए। 30 नामजद एवं कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। बचे हुए अभियुक्तों की भी वीडियोग्राफी के आधार पर चिन्हीकरण किया जाएगा। भीड़ के हमले में महिला दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हैं। मौके से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी में इस साल पुलिस पर हमले के कई मामले सामने आ चुके हैं। मोदी नगर में 25,000 के इनामी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमले की कोशिश की गई। हमला करने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। विधानसभा चुनाव पर दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक। गठबंधन वाले राज्यों में सीट शेयरिंग पर आगे बढ़ी कांग्रेस। कोटे में कोटा के मुद्दे पर पार्टी की कमेटी तैयार करेगी रिपोर्ट। कांग्रेस मुख्यालय में हुई बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही राहुल गांधी और दूसरे दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारी, जातिगत जनगणना, बेरोजगारी, महंगाई और घरेलू बचत में कमी, एमएसपी के लिए कानून गारंटी, अग्निपथ योजना को रद्द किए जाने की मांग पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र और झारखंड जैसे गठबंधन वाले राज्यों में सीट शेयरिंग पर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को आगे बढ़ने का संकेत दिया गया। विवाद की स्थिती में फैसला दिल्ली से होगा। हायकमांडने त्यांना सांगितलेलं आहे की आता त्या पातळीवर पहिले चर्चा केली पाहिजे। जिथं 2-4 सीटांचा प्रॉब्लेम आला तिथं आम्ही इथं दिल्लीमध्ये चर्चेला येऊ। चुनावी राज्यों में कांग्रेस जल्द ही चुनावी कार्यक्रमों की शुरुआत करेगी। 20 अगस्त को महाराष्ट्र में बड़ा कार्यक्रम होगा। बैठक में कोटे में कोटा पर पार्टी के रुख को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। हालांकि कांग्रेस ने फिर साफ किया है कि वो क्रीमी लेयर के खिलाफ हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता जल्द ही चुनावी राज्यों का दौरा शुरू करेंगे। कोटे में कोटा के मुद्दे पर कांग्रेस फिलहाल वेट एंड वॉच के मूड में है। चुनाव आयोग की टीम ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारी का लिया जायजा। सितंबर में हो सकता है तारीख का ऐलान। 2 दिन तक चुनाव आयोग की टीम ने हरियाणा में चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान चुनाव आयोग की टीम ने हरियाणा की सियासी पार्टियों के साथ बैठक की। चुनाव आयोग की टीम ने मंडल आयुक्तों, रेंज आईजी, जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनावी तैयारी की समीक्षा की। चुनाव आयोग की टीम ने हरियाणा के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और प्रशासनिक सचिवों के साथ भी बैठक की। आयोग ने 27 अगस्त तक इलेक्टोरल रोल पब्लिश करने का आदेश दिया है। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग इससे पहले चुनाव करा सकता है। सितंबर महीने में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अक्टूबर में वोटिंग होने की संभावना है। चुनाव आयोग ने हरियाणा में इस बार 20,629 पोलिंग स्टेशन बनाने की तैयारी की है। ये पिछले चुनाव के मुकाबले 817 ज्यादा है। हर पोलिंग स्टेशन पर औसतन 977 वोटर होंगे। चुनाव आयोग के साथ ही सियासी पार्टियां भी चुनावी तैयारी में जुट गई हैं। पार्टियों ने जमीन पर अपना चुनावी माहौल बनाना शुरू कर दिया है। सहारनपुर में सौरभ बब्बर नाम के सर्राफा कारोबारी ने पत्नी के साथ खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले दोनों ने सेल्फी ली। वजह बेहद हैरान करने वाली है।
सौरभ बब्बर और उनकी पत्नी की आखिरी सेल्फी है। इसके बाद दोनों ने गंग नहर के पुल पर एक दूसरे का हाथ पकड़ा और गंगा में छलांग लगा दी। हरिद्वार में गंग नहर से शव बरामद हुआ। मौके से पति पत्नी का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें कर्ज में डूबे होने की बात कही गई है। सुबह सूचना मिलती है कि रानीगंज में इनकी डेड बॉडी जो है वो बह के आई है। अभी तक इनकी पत्नी का कुछ पता नहीं चला है, उसकी बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई है। सौरभ का सहारनपुर में साईं ज्वेलर्स के नाम से कारोबार था। इसके अलावा सौरभ कमेटी चलाने का भी काम करते थे। कमेटी में लोग अपना पैसा जमा करते थे, जिसे वो ब्याज के साथ लौटाते थे। बताया जा रहा है कि सौरभ का व्यापार ठप था। सिर पर करीब 10 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका था। लोग अपना पैसा वापस मांग रहे थे। देश में कर्ज जानलेवा साबित हो रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2018 से 2022 के बीच 5 साल में कर्ज से परेशान होकर 29,000 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं। बिहार के भागलपुर में बेहद सनसनीखेज वारदात हुई है। महिला कांस्टेबल समेत 5 लोगों के शव मिले हैं। हत्या का आरोप जिस पति पर है वो खुदकुशी कर चुका है। भागलपुर पुलिस लाइन का क्वार्टर नंबर CB38 एसएसपी कार्यालय में तैनात सिपाही नीतू पति और बच्चों के साथ यहीं रहती थी। सुबह से दरवाजा बंद था। पुलिस बुलाई गई। अंदर दाखिल होने पर एक कमरे में नीतू कुमारी, उसके 2 बच्चे और उसकी सास के खून से सने शव पड़े थे, तो दूसरे कमरे में नीतू के पति पंकज का शव पंखे से लटका था। सबसे ज्यादा बुरी हालत में नीतू की लाश थी। सिर, चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों में ताबड़तोड़ हमले के निशान थे। खून जम चुका था। मौके पर सुसाइड नोट भी मिला है, जिसे नीतू के पति ने ही लिखा था, जिसमें उसने हत्या की बात कबूली है। जानकारी मिल रही है कि रोड पर भी इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था। कल शाम में भी झगड़ा होने की बात प्रकाश में आ रही है। वारदात की वजह आपसी कलह बताई जा रही है। लोगों के मुताबिक पंकज फिलहाल बेरोजगार था, जिसे पत्नी के अवैध संबंधों का शक था। नीतू कुमारी 2015 में पुलिस में भर्ती हुई थी, जबकि पंकज आरा का रहने वाला था और दोनों ने ही लव मैरिज की थी। उत्तर से पूर्व और पश्चिम तक निकली अनोखी तिरंगा यात्रा। तो गुजरात में निकली तिरंगा यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस छोर से उस छोर तक सिर्फ तिरंगा। तिरंगा को उठाए कदम से कदम बढ़ाते लोग। तिरंगा भी कोई मामूली नहीं, पूरे 600 फीट लंबा है ये तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस से पहले ये खूबसूरत तस्वीर आई है अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग इलाके के सेप्पा से, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की सरकार के मंत्री और विधायक भी शामिल हुए हैं। अरुणाचल के सीएम पेमा खांडू ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे फॉरवर्ड किया। जम्मू कश्मीर के रियासी में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। यहां लोग 750 मीटर लंबा तिरंगा लेकर निकले। एक तिरंगा यात्रा गुजरात के राजकोट में भी निकाली गई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। अमित शाह और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने हर घर तिरंगा रैली की शुरुआत की। बीजेपी 15 अगस्त से पहले देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाए हुए है। फिल्मकार यश चोपड़ा पर ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने जारी किया है डाक टिकट। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज और रानी मुखर्जी ने यह डाक टिकट लॉन्च किया। ऑस्ट्रेलिया की संसद में दिवंगत फिल्मकार यश चोपड़ा पर यह डाक टिकट मेलबर्न में 15वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत के मौके पर जारी किया गया। यह डाक टिकट यश चोपड़ा के सिनेमा के सुनहरे 50 साल को समर्पित है। इसकी लॉन्चिंग के मौके पर यश चोपड़ा की बहू और अभिनेत्री रानी मुखर्जी के अलावा फिल्मकार करण जौहर भी इस मौके पर मौजूद थे। इन स्टार्स के साथ खुद ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने एक सेल्फी ली। यश चोपड़ा को हिंदी फिल्मों के योगदान के लिए ऑस्ट्रेलिया में यह सम्मान दिया गया। दिवंगत यश चोपड़ा मेलबर्न के हिंदी फिल्म के महोत्सव के पहले संरक्षक भी थे। और इसी के साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ।